क्या है। तो बच्चे एथेनॉल बनाने का एथेनॉल का भौतिक गुण क्या है। एथेनॉल C2H5OH, इसी को एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या संक्षेप में कामनी नाम कल बता चुका हूँ एल्कोहल कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इसकी भौतिक गुण क्या है, एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण क्या है, एथिल एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में आप समझिए। यह एक रंगीन विशिष्ट गंध का, शराब का एक विशिष्ट गंध होता है ना, रम का एक विशिष्ट गंध होता है ना, तो यहाँ पर यह एक रंगीन विशिष्ट गंध का ज्वलनशील द्रव है। इसको जलाएंगे तो पेट्रोल जैसे क्या होता है प्रकाशहीन ज्वाला के साथ, इसमें से प्रकाश, जैसे स्पिरिट लैंप को जलाते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो स्पिरिट में भी प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है ना स्पिरिट लैंप। भट्टी का तेल तो प्रकाश के लौ बन जाता है, एक लौ निकलता है ना, लेकिन उसमें क्या स्पिरिट लैंप प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। उसी प्रकार एथिल एल्कोहल भी प्रकाशहीन ज्वाला के साथ। तो यह एक रंगहीन, कलरलेस, स्पेशली स्मेल, विशिष्ट गंध का ये क्या है, ज्वलनशील द्रव है। कैसा द्रव है, ज्वलनशील द्रव है। और बच्चे इसकी बॉइलिंग पॉइंट, द्रव है, लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या होता है, क्वथनांक होता है, और ठोस होगा तो उसका क्या होगा, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो इट है बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड या 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। इस ताप पर वह क्या करने लगता है, जलने लगता है। तो यहाँ पर यह एक रंगहीन विशिष्ट गंध का ज्वलनशील द्रव है, पहला। दूसरा क्या है बच्चे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट BPT इतना होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शराब में लोग देखते हैं पानी मिलाकर भी पीते हैं, अर्थात यह जल और कार्बनिक विलायक, चाहे जल हो या कार्बनिक विलायक, दोनों में यह पूर्णतः घुलनशील है। दोनों में क्या होता है, जल में भी मिलाते हैं घुल जाता है, कार्बनिक विलायक है, एल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, क्लोरोफार्म है, बेंजीन है, टालुइन है, ये सब कार्बनिक विलायक है। ये एस्टिक अम्ल है, क्लोरोफार्म है, ईथर है, एसीटोन है, बेंजीन है, टालुइन है या फिनाल है, ये सब कार्बनिक विलायक है। या DDT आप पढ़े हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मैं बताया हूँ DDT के बारे में। हाँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, क्लोरोबेंजीन में पढ़ा है ना पहले अध्याय में। या DDT वह भी एक कार्बनिक विलायक है। DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT, पैरा डैश। तो पैरा डैश तो स्ट्रक्चर के लिए है, पैरा डैश उसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो यह DDT है या क्लोरोफार्म है या क्लोरोबेंजीन है या फिनाल है या एसीटोन है या ईथर है, ये सब कार्बनिक विलायक है। तो यहाँ पर एथेनॉल अर्थात एथिल एल्कोहल या एल्कोहल जल या कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः क्या होती है, विलयशील होती है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अन्य कार्बनिक विलायक। तो यहाँ पर फिनाल इज द क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, फिनाल इज सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलयशील है, एंड अदर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या अन्य कार्बनिक विलायकों में, सॉल्वेंट मैंने विलायक, अन्य कार्बनिक विलायकों में यह पूर्णतः क्या है, तो जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में यह पूर्णतः क्या है, विलयशील है। चौथा गुण क्या है, यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है। जब जलाते हैं तो उसमें से लौ प्रकाश का नहीं निकलता है, जैसे मिट्टी का तेल का प्रकाश का लौ निकलता है, तो यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। और इसके बारे में तो आपको पूछना नहीं है। पांचवा कि इसको पीने पर शरीर में क्या होती है, उत्तेजना होती है, जिसे लोग डिस्को डांस करते हैं ना जी। तो बच्चे इसका आदर्श ये भी गुण है कि इसको पीने पर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक्साइटेड माने उत्तेजित आदमी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ,
माँ को गाली देता है, बहन को गाली देता है, पीटता है और नरबदान में भी खूब अच्छी नींद से सोता है। हाँ, तो इतना उत्तेजित हो जाता है। तो इसको पीने पर शरीर में क्या होती है? उत्तेजना होती है। तो यही इसका भौतिक गुण है। यह रंगहीन विशिष्ट गंध का ज्वलनशील द्रव है। पहला, उसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, यह जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलयशील है। चौथा, यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। पांचवा, यह पीने पर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। बच्चे, इसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। आपको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी, पहला, सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या मैग्नीशियम, इसको एक्टिव मेटल कहते हैं। सक्रिय धातु के साथ यह क्रिया करके एथेक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सक्रिय धातु के साथ यह क्रिया करके, सक्रिय धातु किसको कहते हैं? चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, ये सक्रिय धातु है। सक्रिय धातुओं के साथ यह माने एथेनॉल, यह क्रिया करके एथेक्साइड देता है एवं हाइड्रोजन साथ में कौन सी गैस एवं साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पर C2H5O एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ सोडियम एथेक्साइड और हाइड्रोजन गैस। H है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। तो 2 से गुणा करना होगा, मजबूत करें। तो 2 से गुणा करेंगे तो ट्वाइस C2H5O और Na, तो 2 सोडियम हो गया, है ना। यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे? 2 से, 2 सोडियम हो गया। और ये 2 यहाँ तक निकल गए। अब लास्ट में क्या बच रहा है? H2। इसको क्या कहते हैं? C2H5ONA को, ये तो बैलेंस करने के लिए मैंने किया हूँ। और C2H5ONA को क्या कहते हैं? सोडियम एथेक्साइड, सोडियम एथेक्साइड। तो SODIUM, सोडियम ETHOXIDE, सोडियम एथेक्साइड। और गैस है, गैस के लिए ऊपर का तीन। उसी प्रकार पोटेशियम का साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? पोटेशियम एथेक्साइड होगा। उसी साथ मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा, मैग्नीशियम एथेक्साइड होगा। तो यह सक्रिय धातु के साथ यह सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है? सोडियम धातुओं के एक्साइड, उन सक्रिय धातुओं के क्या देता है? एथेक्साइड देता है। सोडियम के साथ क्रिया करे सोडियम एथेक्साइड, पोटेशियम के साथ क्रिया करेगा पोटेशियम एक्साइड। तो यह सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके धातु एथेक्साइड देता है ना जी। और बच्चे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना, समझिए, डैश डैश इंपॉर्टेंट। बच्चे, एस्टरीकरण क्या है? एस्टरीफिकेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टरीफिकेशन, ESTERI, एस्टरीफिकेशन, FICATION, एस्टरीफिकेशन। उसको हिंदी में कहते हैं एस्टरीकरण। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। बच्चे, एस्टरीकरण क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कांस प्रेजेंट इन कांस H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, चाहे यह एसिटिल क्लोराइड हो, चाहे एस्टिक एनहाइड्राइड हो, एस्टिक क्लोराइड या एस्टिक एनहाइड्राइड, या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, क्या हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे क्रिया करके एक लवण देता है और उस लवण को एस्टर कहते हैं। और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण। जैसे छोटे कक्षाओं में आप अध्ययन करते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है। प्राप्त अभिक्रिया को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। प्राप्त अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे अम्ल और एल्कोहल, अम्ल और क्षार नहीं, वहाँ पर तो पढ़े अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीन। यहाँ पर पढ़ेंगे अम्ल और एल्कोहल, क्षार के जगह पर क्या होगा? एल्कोहल। अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है।
प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं, अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है। प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। और यहाँ पर वह अम्ल में चाहे एस्टिल क्लोराइड हो, चाहे एस्टिक एनहाइड्राइड हो, या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, वह अम्ल में किसी भी प्रकार का क्वालिटी हो, यहाँ पर क्या है, एस्टिक क्लोराइड या एस्टिक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी के साथ भी क्रिया करेंगे तो लवण और जल ही प्राप्त होगा। मैंने लवण प्राप्त होगा, जल की कोई गारंटी नहीं, लवण प्राप्त होगा। प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, एस्टर का। जैसे बच्चे मान लीजिए अभी तो आप पढ़े हैं जैसे अम्ल के लिए यहाँ पर CH3 और C ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में एस्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का एस्टिक अम्ल है, ठीक है ना, क्या है, एस्टिक अम्ल। पहला सदस्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य फार्मिक अम्ल होता है, फर्स्ट मेंबर COOH, और दूसरा सदस्य होता है CH3COOH। अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र CnH2n + 1 × COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र ये होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र ये होता है, N=0 रख दें तो N=0 तो C की जगह पर 0 होगा ना, और यहाँ पर H, यहाँ पर 0 हुआ तो H केवल होगा ना, अरे यहाँ पर 2 × 0 और +1, दोनों 0 से गुणा किए 0 और +1 तो 1 हुआ ना, और C इसको हटाइए C0 तो यह COOH हुआ ना। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 2 2 1 2 1 3 तो CH3 और C है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये सेकंड मेंबर है ना, फर्स्ट मेंबर क्या है, फार्मिक अम्ल, या COOH को क्या कहते हैं, फार्मिक। दूसरा क्या है, एसिटिक अम्ल। यदि 3 रख देंगे, सॉरी 1 रखे हैं, 2 रखेंगे तो C2 और 2 रखे 4 H और 5 C, यह है ना। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं CH3 CH2 और C। तो फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, और इसको क्या कहेंगे, 3 है ना, प्रोपिल अम्ल क्या कहते हैं, या प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, मेथनोइक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। कार्बन 2 है एथेनोइक अम्ल, और इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 को क्या कहें, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन के संगत ये हटाते हैं, वही अम्ल जोड़ते हैं, प्रोपेन PROPANE, प्रोपेन में से ये हटाते हैं, और इसका अनुलग्न होता है वही अम्ल, वही एसिड, क्या होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन के संगत, प्रोपेन नहीं एल्केन, ALKANE, एल्केन में से ये हटाएंगे और वही अम्ल जोड़ेंगे तो एल्कोनोइक, ALKANE हटा वही अम्ल, वही से अम्ल एल्कोनोइक अम्ल। यदि कार्बन 1 है तो मेथेनोइक 2 है, एथेनोइक 3 है, प्रोपेनोइक 4 है, ब्यूटेनोइक 5 है, पेटेनोइक 6 है, हेक्सेनोइक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य क्या है, फार्मिक अम्ल। दूसरा सदस्य क्या है आपका, दूसरा सदस्य क्या है, एस्टिक अम्ल है जी। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया किसी अम्ल के साथ, इसी के साथ नहीं, किसी भी अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई भी अम्ल, इसके साथ जब इसका क्रिया होता है एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का क्रिया होता है, तो एथिल एल्कोहल को पहले ही लिख दीजिए, CH क्या है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर क्या है, CH3COOH, तो यहाँ पर तो यहाँ पर CH3COOH, चलिए इसी को लिखिए। यहाँ पर ये क्या है, एसिटिक एसिड,
और यहाँ पर किसके साथ, एल्कोहल के साथ ना, एल्कोहल C2H5 OH, पलट दीजिए, OH को पहले लिख लीजिए, हाँ OH इंटू C2H5 है ना। और किसके उपस्थिति में स्थिरीकरण हमेशा कांस, ये उत्प्रेरक के रूप में हमेशा कांस H2SO4 लेते हैं, तो कांस H2SO4 के उपस्थिति में H और OH निकाल देंगे बेटे, यह और ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर CH3 COO और C2H5 और OH और H2, इसको क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट कहेंगे। CH3COO C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट कहते हैं, एथिल एसीटेट। बच्चे जल में खोलेंगे तो एक एसीटेट आयन देगा CH3COO, और दूसरा आयन क्या देगा C2H5 एथिल आयन। जल में खोलेंगे न तो हाइड्रोजन आयन मिला न तो हाइड्रोक्साइड आयन मिला। जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मिलता है उसे अम्ल कहते हैं, जिसके जलीय विलयन में OH निगेटिव मिलता है हाइड्रोक्साइड आयन उसे न क्षार कहते हैं, और जिसके जलीय विलयन में न तो हाइड्रोजन आयन हो न तो हाइड्रोक्साइड आयन हो उसे क्या कहते हैं, तो इसके जलीय विलयन में न तो हाइड्रोजन आयन है न तो हाइड्रोक्साइड, अर्थात इसको क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। एथिल एसीटेट क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है, ठीक है ना, ये जल है। और इसी लवण को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसी लवण को क्या कहते हैं, एस्टर। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो बच्चे अम्ल और क्षार की, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है, अम्ल और एल्कोहल, ये एल्कोहल है, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है। तो यहाँ पर लवण और जल प्राप्त लवण को एस्टर कहते हैं। अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण के तमाम उदाहरण है। एस्टरीकरण में सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, सभी एस्टिल क्लोराइड हो सकता है, एस्टिक एनहाइड्राइड। देखिए एस्टिल क्लोराइड के साथ एस्टिल क्लोराइड, यहाँ पर CH3 और CO और Cl, इसको क्या कहते हैं, एसेटिल, एसेटिल, ये क्या है बच्चे, एसेटिल क्लोराइड है ना। एसेटिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की क्रिया है, एल्कोहल C2H5OH है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए OH और C2H5, तो यहाँ से इसको निकालना दीजिए। कोई मैंने गारंटी नहीं कि जल बनेगा, उससे अक्सर जल बनता है, यहाँ पर जल नहीं बना, ये सेल निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, यही चीज़ बनेगा ना। यहाँ पर CH3 CO ये है, और फिर ये बाहर का संबंध बाहर से, भीतर का संबंध भीतर से, तो वो और C2H5 और प्लस यहाँ पर ये क्या है, एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है बच्चे, और एथिल एसीटेट क्या है, साल्ट है, और इसी को क्या कर रहे हैं, एस्टर कर रहे हैं। इसी प्रकार एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ भी जब इसकी क्रिया होगी तब भी एथिल एसीटेट लवण प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट तो समझ गए कि एक लवण है। यहाँ पर एस्टिक एनहाइड्राइड CH3 CO ट्वाइस, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड ये है। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किसकी क्रिया हो, एल्कोहल का, एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल है, एल्कोहल है, ये भी आपका एल्कोहल है। तो बच्चे अब यहाँ पर वही ले लेंगे सांद्र H2SO4, यहाँ पर भी सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसके साथ भी क्रिया होगा। तो ध्यान देंगे CH3, यहाँ पर C2H5, और ये पहले ले लीजिए CH3CO, ये बेटे ट्वाइस है, तो एक एक पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। CH3 ट्वाइस है ना, तो दो अणु में एक ही अणु ले रहे हैं CH3C। अब गौर करेंगे
ये क्या ले ले, वो ले ले, ये वो ले ले, इसका काम खत्म। इसमें से ये ले लिए तो यहाँ पर C2H है 5 और बच्चे क्या बच रहा है CH3CO, दो में से एक यहाँ लिया है ना, तो यहाँ पर CH3CO हुआ। और अभी क्या बच रहा है, OH बच रहा है ना, तो OH नीचे साथ, यहाँ पर एस्टिक एसिड और एथिल एसीटेट परत हुआ ना, यहाँ पर भी मेन एथिल एसीटेट मुख्य उत्पाद एथिल एसीटेट होता है। यह सह उत्पाद होता है। सह उत्पाद को कोई अभिक्रिया में व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो एथिल एसीटेट क्या है, एथिल एसीटेट, और यही क्या है, एस्टर है अर्थात लवण है। तो इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टिल क्लोराइड, ये एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट लवण देता है। इस लवण को एस्टर कहते हैं। अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ऐसा समझ में।